अगला टॉपिक हमारा हार्ट या हृदय। हृदय की जैसे डायग्राम आपको समझाया हुआ है, भाई हृदय अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे शरीर के लिए भी सबसे आवश्यक अंग है, बल्कि सारे अंग आवश्यक है। पर हार्ट का बहुत जरूरी काम है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में रक्त को संचरण करने का कार्य करता है, पंपिंग करता है। हार्ट क्या करता है? पंपिंग करता है। शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त को पंपिंग करने का कार्य करता है। दोनों रक्त आते हैं इसके पास, शुद्ध भी और अशुद्ध भी। ठीक है, जैसे डायग्राम में आपको समझाया हुआ भी है, डायग्राम से भी आप देख सकते हैं। पहले हम हृदय का थोड़ा डिटेल में थ्योरी जानते हैं, हृदय क्या होता है। मानव हृदय एक पेशीय अंग है, भाई मांसपेशियों से बना है और शंकु आकार है, शंकु के जैसा है। भाई शंकु आपको पता है किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है। ये संरचना शंकु कहलाती है। शंकु जबकि बेस पार्ट जो होगा ना, ये चौड़े वाला हिस्सा नीचे की तरफ होता है और नुकीला हिस्सा ऊपर की तरफ, तभी ये टिक पाता है। जबकि हृदय जो है ना, इसका उल्टा कार्य करता है, यानी कि हृदय का जो नुकीला भाग है वो नीचे की तरफ है और जो चौड़ा भाग है वो ऊपर की तरफ। देखिए इस प्रकार टिका हुआ है। ठीक है ना, नेचर की अलग अलग प्रकृति। भाई बहुत ही स्पेशल चीज बनाई है शरीर के अंदर, ये हार्ट। आप देखते हैं जो आप कहते हैं ना, जो दिल इस प्रकार का, ये सब असामाजिक तत्व बनाते हैं। इस तरह का दिल नहीं होता है। हार्ट हमारा इस प्रकार का होता है, जो आपके सामने डायग्राम में ये बना हुआ है, इस प्रकार का हार्ट होता है। ओके, चलिए समझते हैं इस चीज को। पेशी अंग बोला हमने, परिसंचरण तंत्र यानी कि रक्त को संचरण करने का कार्य, इसका केंद्रीय पंपिंग अंग है, जो रुधिर वाहिनियों के माध्यम से रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। जो एक समान वयस्क है, स्वस्थ मनुष्य है, उसके हृदय का जो लगभग जो लंबाई होगी 12 सेंटीमीटर होगी और उसकी चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है और जिसका भार होगा 300 ग्राम माना जाता है, लगभग में 300 ग्राम। वक्ष गुहा के पसलियों के नीचे जो फेफड़े होते हैं ना, उनके बीच में स्थित होता है। जैसे हमने लंग्स के बारे में अभी डिटेल में समझा था, वहाँ बीच में हमने आपको हृदय भी डायग्राम में बना के दिखाया था, तो वो वहाँ पर स्थित होता है। हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। झिल्ली मतलब कुछ इस प्रकार की लेयर होती है अलग अलग, भाई 3 परतों से घिरा रहता है। एक पर पहली परत, फिर उसके बाद दूसरी परत आएगी, फिर उसके बाद तीसरी परत आएगी। 3 परतों से जाता है। सबसे लास्ट वाली परत होगी हृदय की होगी, है ना। इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अलग से वीडियो डाल देंगे। अक्सर हम ये परतों के बारे में, जबकि हम सिलेबस के आधार पर पढ़ना है, हमें पढ़ना है अपने सिलेबस पर, ताकि बोर्ड एग्जाम के लिए हमारा पेपर क्लियर हो जाए। हम सिलेबस के आधार पर पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है इसमें। दोहरी झिल्ली से जाता है, जिसे पेरिकॉर्डियम कहते हैं। इस दोहरी झिल्ली क्या कहा जाता है? पेरिकॉर्डियम। और हृदय में 2 वाल पाई जाती है, आलिंग निलय और अर्धशंकुआकार वाल। जो आलिंग निलय होती है, ये अपने आप में 2 भागों में बटी है, त्रिकपाट वाल्व और द्विकपाट, यानी कि जिसमें 2 कपाट वाल्व, दो ऐसे दो प्रकार के कपाट होते हैं और इसमें दो, मतलब यहाँ 3 कपाट वाल्व होते हैं और यहाँ 2 कपाट होते हैं। मतलब यहाँ 3 गेट होंगे और यहाँ 2 गेट होंगे। आप गेट के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे गेट होते हैं ना, जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखा है, ये त्रिकपाट वाल्व और ये द्विकपाट वाल्व। और जब ये कपाट खुलते हैं और बंद होते हैं तो एक प्रकार का साउंड आते हैं। ये खुलने पर साउंड आता है, बंद होने पर साउंड नहीं आता। वो जब खुलते हैं नहीं तो ये लब डब का साइन देते हैं, लब डब। वो धक धक नहीं होता कि दिल धक धक करने लगा हो, धक धक नहीं करता, वो लब डब करता है। कैसे करता है? लब डब। इसकी क्रियाविधि हम समझेंगे। ठीक है। अब जो संपूर्ण शरीर है उसमें हार्ट का जो प्रवाह होता है, स्पंदन होता है, वो पंपिंग हार्ट के द्वारा ही होता है, आपको पता ही है। और ये 2 प्रकार से होता है, एक संकुचन होगा हार्ट में और अनुशीतलन। संकुचन मतलब जब उसको क्या किया जाता है, सिकुड़ने का कार्य करता है, उसको सिकुड़ता है, यानी कि हार्ट जब सिकुड़ता है, सिकुड़ने का कार्य करता है। और अनुशीतलन का मतलब जब विश्राम अवस्था में आता है, सामान्य स्थिति। तो एक संकुचन और एक अनुशीतलन मिलकर हार्ट बीट बनाते हैं, हार्ट की यानी कि हृदय धड़कन बनाते हैं, हार्ट बीट बनाने का कार्य करते हैं। और जो सामान्य मनुष्य है ना, ये आपको पता होगा, 1 मिनट में जो हृदय होता है 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो ये स्थिति है हार्ट की। अब हृदय में जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, रुधिर कहाँ से कहाँ पहुंचता है, सबसे पहले हम डायग्राम में समझेंगे, फिर ग्राफ पे चलेंगे। भैया महाधवनी है, यहाँ दिखाई दे रही है आपको, ये महाधवनी है। महाधवनी में आपको पता है शुद्ध रक्त है, तो ये शुद्ध रक्त है। और ये फुसफुस, फुसफुस धवनी, फुसफुस धवनी से अशुद्ध रक्त आएगा यहाँ पर। ये 4 चैम्बर होते हैं कुछ इस प्रकार के, यदि इसे 4 चैम्बर के माध्यम से समझे ऐसे। ठीक है, इन 4 चैम्बर के माध्यम से समझे। ये राइट एट्रियम जिसे दायां आलिंद कहते हैं, और ये लेफ्ट एट्रियम जिसे बायां आलिंद कहते हैं। तो जो नीचे होता है ये नीले होते हैं, इसे राइट वेंट्रिकल और इसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। जो ब्लड होगा आपका लंग्स से, जो लंग्स है ना, लंग्स के द्वारा आपका जो ब्लड होगा वो लेफ्ट नीले में आएगा। ये लंग्स है, जिन्हें फुसफुस कह रहे हैं आप। जो लंग्स है यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको, फुसफुस धमनी, यहाँ से जो ब्लड आएगा आपका कहाँ आएगा? लेफ्ट एंट्रिकल में, यानी कि बाएं आलिंद में आएगा। बाएं आलिंद से जैसे ब्लड आएगा, यहाँ पर जो कपाट हैं, 2 कपाट हैं, कपाट खुल जाएंगे और एकदम से आवाज आएगी। आपको पता है लब डब ऐसी आवाज आती है। तो ये कपाट खुलेंगे, कपाट खुलने के दौरान
लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, बाएं नीले के अंदर ब्लड जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ग्राफ में भी समझा हुआ है आपको, साथ ही साथ वहां भी समझते चलेंगे और आपके साथ यहाँ पे भी चीजें क्लियर करते चलेंगे। ये देखिए, यहाँ लंग्स है, जैसे हमने बताया, यहाँ पे ये लंग्स है, लंग्स के बाद पल्मोनरी सिरा, जो आपने लंग्स की क्या बताई थी, ये सिरा है, पल्मोनरी सिरा, इनकी बात हो रही है। फुसफुस धमनी, ये फुसफुस धमनी की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, फुसफुस धमनी की बात हो रही है, ये फुसफुस धमनी। ये देखिएगा, फुसफुस धमनी है, यहाँ से ब्लड आया तो बाएं ऑक्सीजन युक्त कहाँ गया, बाएं आलिंद में गया। कहाँ पे गया, बाएं आलिंद में, जैसे हमने यहाँ पे बताया था, लेफ्ट एंट्रिकल यानी कि बाएं आलिंद में आता है। आया कि नहीं आया, बाएं आलिंद में, ये यहाँ पर बाएं आलिंद में। ठीक है, अब बाएं आलिंद के बाद जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होगा आपका कहाँ जाएगा, बाएं नीले में जाएगा, फिर महाधमनी में जाएगा, महाधमनी से सीधा सीधा धमनी को होते हुए सीधा शरीर के अंगों तक पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, शरीर के अंगों तक। अब शरीर के अंगों से आदान प्रदान यहीं पर ही, जो सिराएं होंगी वो सिराएं अपने आप में अशुद्ध रक्त लेकर के अपना शरीर से आदान प्रदान कर लेगी। अशुद्ध रक्त यहाँ से नहीं, अशुद्ध रक्त का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिली इसके अंदर, क्या मिली, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर महाशिराओं से होते हुए दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त सीधा सीधा दाएं अलिंद से होते हुए पल्मोनरी महाशिरा तक पहुंचेगा और फिर पल्मोनरी महाशिरा से फिर लंग्स के अंदर जाएगा। ये सर्किल ऐसे घूमता रहता है, ये सर्किल अपने आप में ऐसे घूमता रहता है, ऐसे चलता रहता है, इसे ही रक्त परिसंचरण का नाम दिया। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है आपको? चलिए लास्ट टॉपिक करते हैं आपका उत्सर्जन तंत्र। यदि 3 तंत्र है आपके पहले चैप्टर में, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, हार्ट के बारे में आपको बताया, और एक है उत्सर्जन तंत्र। इन तीनों में से एक जरूर आना है मेन एग्जाम में, तो आपको तीनों ही बहुत अच्छे पक्के करके जाने हैं, परफेक्ट करके जाने हैं, ताकि एग्जाम में ना छूटे। अब हम उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, उत्सर्जन। भाई आपने खाना खा लिया, खाना खाने से ऊर्जा प्राप्त कर ली, है कि नहीं? अब ऊर्जा प्राप्त कर ली, जो चीज हमारे शरीर को आवश्यक नहीं है, जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं है, उसको निष्कासित करना पड़ेगा और उसको निकालना पड़ेगा, बाहर छोड़ना पड़ेगा। तो उसको बाहर निकालने का प्रोसेस ही उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, ओके हो गया? चलिए समझते हैं इस चीज को। जीवों के शरीर में उपापचय क्रिया के द्वारा, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस की बात हो रही है, उपापचय क्रिया द्वारा अपशिष्ट तथा विषैले पदार्थ को निष्कासित करना, उत्सर्जित करना उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। जो निष्कासित किया जाता है, निष्कासित किया जाता है, चीजों को बाहर निकाला जाता है, उसे ही उत्सर्जन कहा। साधारणतः जो उत्सर्जन होता है वो देखिएगा अमोनिया का होगा, यूरिया का होता है और यूरिक अम्ल का होता है। जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं अमोनियाटैलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अमोनिया, अमोनियोटैलिक। जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, जो यूरिया उत्सर्जित करते हैं इसको यूरोटैलिक कहा जाता है, और जो यूरिक अम्ल यूरिकोटैलिक, उनको यूरिकोटैलिक कहा जाता है। ठीक है कि नहीं? ओके, चलिए अब उत्सर्जन आपकी बात हो रही है, इन सबको उत्सर्जित करना ही और शेष पदार्थों की सहायता से अंगों का समूह जो इन्हें उत्सर्जित करने का कार्य करेगा, जो हेल्प करता है इस कार्य को करने में, उनका समूह अपने आप में उत्सर्जन तंत्र है। जैसे पाचन तंत्र था, पाचन करने में जितने अंग भाग ले रहे हैं उन सबको मिलाकर पाचन तंत्र बना, इसी तरह उत्सर्जन करने में जितने अंग भाग ले रहे हैं उन सबको मिलाकर के उत्सर्जन तंत्र बनता है। अब हम पढ़ने वाले मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? जो मनुष्य होता है उसके द्वारा रक्त में अनेक प्रकार के विद्वान अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाह्य वायुमंडल से जो निकलती है बाहर निकालने का कार्य करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ यूरिया, हम क्या है, यूरोटैलिक है, यूमोनोटैलिक, यूरोटैलिक, क्योंकि यूरिया का उत्सर्जन कर रहे हैं यूरोटैलिक। और शरीर के अवशेष अंगों, यानी कुछ बहुत सारी चीजें हैं, कुछ जैसे पसीना निकलता है, ये भी शरीर से बाहर निकलने, ये भी उत्सर्जन है। भाई बात समझ में, जो पसीना उत्सर्जित होता है ये भी अपने आप में उत्सर्जित पदार्थ है, जिन्हें शरीर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए पसीना निकलना भी बहुत जरूरी है। अब पसीने की बात कर रहे हैं तो पसीने में क्या होता है, 98% तो जल होता है और 2% अपशिष्ट पदार्थ होता है। 2% क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो खारा खारा होता है अपने आप में, इसलिए उसके अंदर नमक या साल्ट पाया जाता है। आंत अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती है, जो मल के माध्यम से बाहर निकाला आपने, पाचन तंत्र में पढ़ा था आपने। ठीक है, अब इसके मेन पार्ट पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र के, जो हमारे पास अलग अलग भाग निकल के आते हैं उत्सर्जन तंत्र के। पहले डायग्राम समझेंगे, फिर थ्योरी से अलग अलग जानेंगे। अब यह है महाशिरा। महाशिरा में क्या है, अपने आप में अशुद्ध रक्त है। महाशिरा में क्या है, अशुद्ध रक्त। और यह महाधमनी, इसमें क्या है, अपने आप में शुद्ध रक्त है। धमनी, धनी लोग शुद्ध खाना खाते हैं इसलिए शुद्ध रक्त है, ये आपको बताइए। यह शरीर में अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर ले जाए, जो हृदय की ओर अशुद्ध रक्त ले जाते हैं वो महाशिरा ले जाते हैं। यह शरीर से सभी अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने का कार्य करती है। कौन, महाधमनी। अच्छा, इसका जो पहला भाग निकल करता है वो कब है, ये तो हमने डिटेल में इसके बारे में जाना, महाधमनी महाशिरा क्या होती है। बट यहाँ जो उत्सर्जन तंत्र है उसके अंदर हम पहला भाग वक ही लिखेंगे, वक यानी कि किडनी। ये किडनी राजमे जैसी संरचना जो आपके सामने ये दिखाई दे रही है, ये संरचना राजमे जैसी संरचना किडनी, ये साइड में भी डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे समझेंगे। किडनी, यह रक्त को छानने, अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिन मूत्र की बात हो रही है उसको बनाने का और शरीर के जल संतुलन बनाने का कार्य करती है। भाई शरीर के अंदर जल का संतुलन बनाने के लिए, मूत्र को निर्माण के लिए और रक्त को छानने का कार्य करती है।
और इसमें अपने आप में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मेन काम उनका होता है। आगे नेफ्रॉन और नेफ्रॉन की क्रियाविधि हम करने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है नेफ्रॉन तथा नेफ्रॉन की क्रियाविधि लिखिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ से जो हमारा यूरिन होगा वो एकत्रित होकर के मूत्र नलिका से जाएगा, जिसे यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूरेटर बोलते हैं। मूत्राशय से सीधा सीधा कहाँ पहुंच जाएगा? आपके पास मूत्राशय में। जो मूत्र नलिका है यूरेटर से सीधा सीधा कहाँ पहुंचेगा? मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, नेक्स्ट, जब यहाँ पर कुछ समय तक इकट्ठा है, यानी कि स्टोरेज करने का कार्य कहाँ पे हो जाता है? मूत्राशय के अंदर। ये स्टोर किया जाता है, ये मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, लिखा हुआ भी आपके सामने। फिर लास्ट आता है हमारा मूत्रा भाग, जो यूरेथ्रा बोलते हैं, जिनको बोलते हैं यूरेथ्रा। यह मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। ये बाहर निकालने का मार्ग अलग अलग हमने डायग्राम में ही यहाँ समझाया हुआ है। अब इन्हें आगे भी एक एक करके, जिसको डिटेल में लिखना है थ्योरी, वो डिटेल में भी लिख सकते हैं। वन बाय वन अगर आपने इतना भी यहाँ जितना टॉपिक वाइज लिखा हुआ है इतना भी लिखता है तब भी काम बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ हमारे पास किडनी की बात हो रही है। किडनी की जो संरचना होगी कटने के बाद, जैसे क्रॉस सेक्शन इसका देखा जाए कुछ इस प्रकार का दिखा जाए। ये श्रोणी का, इसके अंदर अलग अलग प्रकार की श्रोणी पाई जाती है। तो धमनी और वक्र दो चीजें हैं, ये धमनी होगी और ये महाधमनी होगी। सॉरी, इसे महाशिरा बोलेंगे और इसे धमनी बोलेंगे, है ना। और ये मूत्र नलिका जो यहाँ पर निकल के आ रही है आपके पास, और इसके ऊपर पाया जाता है वलपुट, और ये मध्यांत। इसके अंदर ही होते हैं आपके पास क्या? अपने आप में नेफ्रॉन। अब आगे हम नेफ्रॉन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद नेफ्रॉन ही आएगा। अब आगे चलते हैं एक एक करके। पहले किडनी की बात करते हैं। किडनी को हम उसके बारे में क्या लिखना है, दो चार बातें किडनी में अगर आपके पास सूक्ष्म तंत्र आ जाते हैं तो इसके बारे में दो चार बातें क्या लिख के आनी है एग्जाम में, वो देखते हैं। मनुष्य में दो जोड़ी मतलब एक जोड़ी पाया जाता है, दो संख्या होती है इनकी। भाई आपने देखा होगा यहाँ पर हर्ट होता है, बताया था हमने जब आप परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे, यहाँ हर्ट का हमने डायग्राम बनाया। तो यहाँ पे हर्ट होता है, इस वजह से ये वाली जो किडनी होती है थोड़ी पीछे की तरफ होती है, यानी कि आप कह सकते हैं इसकी चौड़ाई क्या हो सकती है? कम होती है। ठीक है, तो इसकी अपेक्षा इसकी चौड़ाई क्या होगी? कम होगी, है ना। जो आपको पता है लेफ्ट साइड हार्ट होता है, तो लेफ्ट वाली की ऊंचाई क्या होगी, मतलब चौड़ाई क्या होगी? कम होगी। तो ये थोड़ी सी छोटी होती है, ऐसे कह सकते हैं। जो लेफ्ट वाली किडनी होती है हल्की सी छोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस तरफ क्या होता है हमारा, क्या होता है, बाईं तरफ हृदय हृदय होता है, हार्ट होता है जो धड़कता है, उसको प्रॉपर स्पेस मिलने के लिए, प्रॉपर स्थान, ताकि धड़कने के लिए प्रॉपर स्थान मिले, इस वजह से इसको थोड़ा सा छोटा आकार का दिया गया है। आई बात समझ में? अब क्या होता है देखिए, हमने बता चुके आपको सेम के राजमे के दाने के समान होती है, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई अपने आप में 3 सेंटीमीटर होते हैं। ये स्वस्थ मनुष्य की बात हो रही है। और इसका जो भार होता है 120 से 170 ग्राम तक होता है। और क्या काम करती है आपको पता है? रक्त को फिल्टर करने का कार्य करती है, मूत्र बनाने का कार्य करती है, यूरिन बनाने का कार्य करती है। उसके बाद सेकंड पार्ट निकलता है यूरेटर, जिसको मूत्रवाहिनी बोलते हैं। जो किडनी से यूरिन प्राप्त होता है वो थैलीनुमा संरचना तक पहुंचाता है। कौन? मूत्रवाहिनी, जिसे हम यूरेट्रा बोले, मूत्राशय बोले। ये आगे जाके ये यूरिन से इकट्ठा होकर के आपका सीधा यहाँ पहुंचा। ठीक है, यह है एक नली के समान है। किडनी से निकलने वाले मूत्र यानी कि यूरिन को मूत्राशय तक, यूरेथ्रा तक ले जाने का कार्य करती है। ये इतना इसका छोटा सा काम है। ओके, अब जो हमारा यूरिन आ चुका है वो सीधा सीधा मूत्राशय में आ चुका है, यूरेट्रा ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर। ठीक, चलिए, यह पैसा आपको थोड़े समय के लिए रुकता है, यानी कि जो आपका यूरिन होता है इसे कुछ समय के लिए संग्रहित करने का कार्य करता है। जो इकट्ठा रहता है ना, आपका पूछा जाता है यूरिन इकट्ठा रहता है तो वो कहाँ रहता है? मूत्राशय में इकट्ठा रहता है। और धीरे आवश्यक होने पर मूत्राशय पेशाब मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देता है। जब जरूरत होती है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। जब प्रेशर बनेगा तो बाहर निकालने का कार्य करेगा। कौन करता है? यूरेथ्रा। कौन करता है? यूरेथ्रा। तो हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा, बिल्कुल डिटेल में समझा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, नेफ्रॉन। ठीक है, इसके कोई नोट करने वाले पॉइंट है वो भी आप लिख सकते हैं, हमने लिखा हुआ है। वक्र रक्त को फिल्टर करने का, अपशिष्ट पदार्थ निकालने का कार्य करती है। अपशिष्ट पदार्थ के अपने आप में मूत्र रूप में शरीर से बाहर निकलती है। उत्सर्जन शरीर की स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। भाई अगर उत्सर्जन नहीं होगा तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, है ना। जैसे अगर आप यूरिन रोकते हैं तो वहां पर धीरे धीरे क्या हो जाता है, यूरिन यदि आप प्रेशर आ रहा है तो आप रोकने का कार्य कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाता है? स्टोन बनने की संकेत बन जाते हैं, यानी कि खतरा हो जाता है स्टोन बनने का, पथरी बनने का। रक्त से अपशिष्ट पदार्थ निकालने का कार्य होता है किडनी का, आपको बताइए। शरीर से आंतरिक वातावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा उत्सर्जन तंत्र बहुत जरूरी है। लास्ट टॉपिक, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, नेफ्रॉन तथा उसकी क्रियाविधि। डायग्राम भी साथ में बनाया हमने और उसकी क्रियाविधि भी साथ साथ करते चलेंगे। पहले नेफ्रॉन की बात करते हैं। छोटे छोटे नेफ्रॉन, हमने बताया था 30 लाख की संख्या में आपके पास, सॉरी 30 करोड़ की संख्या में किडनी के पास नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन अपने आप में अंदर से इस प्रकार का होगा। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ना, ये जालीनुमा इस तरह की फैली, ये नेफ्रॉन की संरचना है, जिसे वक्काणु कहते हैं, जिसका नाम क्या है? अपने आप में वक्काणु है। ठीक है, पहले देखते हैं नेफ्रॉन वक्काणु। नेफ्रॉन वक् की सूक्ष्मतम कार्या जो क्रिया करते हैं, कार्य करने वाले, उसको क्रियात्मक बोले, यानी कि जो जिससे जब छोटा चीज, जैसे आप कह सकते हैं शरीर की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, इसी प्रकार नेफ्रॉन की, मतलब उसी प्रकार आपकी किडनी की कौन है? नेफ्रॉन है। यह लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी और 20 से 60 माइक्रोमीटर मोटी होती है। माइक्रोमीटर का मतलब है 1 मीटर में 10 की पावर माइनस के 6 मीटर।
ये माइक्रोमीटर होता है 10 की पावर माइनस के 6। मतलब यदि आप बात करें एक तरह से 10 के आगे 6 जीरो लगा दी जाए ऐसे करके, एक का इतना भाग, इतनी छोटी संरचना है। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए इसका व्यास हमने आपको बता दिया। इतनी छोटी सी नेफ्रॉन क्या करता है, रक्त से जो रक्त होता है, रक्त के रासायनिक संगठन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। प्रत्येक नेफ्रॉन में दो मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। दो मुख्य भाग आपके सामने नीचे दर्शाए हुए हैं। पहली होगी हमारी वक्र कणिका और दूसरा होगा हमारे पास वक्र नलिकाएं। जो वक्र कणिकाएं होते हैं कोशिका गुंचा और दूसरा वोमेन संपुट से मिलकर बना है। ये यहाँ डायग्राम में भी समझिए, ये हो गया हमारा केशिका गुच्छ, जिसे केशिका गुच्छा भी कह सकते हैं, केशिका गुच्छ। और जिससे घिरा हुआ है ये वाला हिस्सा, ये अपने आप में कहलाएगा वोमेन संपुट, वोमेन कैप्सूल। जिसे वोमेन संपुट कह रहे हैं, वोमेन कैप्सूल कह रहे हैं। अब आती है वक्र नलिका, यानी कि जो नलिकाएं हैं वो वक्र नलिकाएं हमारे पास 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। समिस्त यानी कि समीपस्थ, जो वुमेन कैप्सूल के समीप होगी उनका नाम हो गया समीपस्थ कुंडलिका। ये लिखा हुआ देखो, पहली होगी समीपस्थ कुंडली युक्त नोमीन लूप, दूसरा हैंडले लूप, दूसरा क्या है हमारा हैंडले लूप। ये वाली संरचना जो यहाँ से यहाँ तक फैली हुई संरचना है, ये वाला स्थिति, ये वाला भाग हैंडले लूप कहलाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट इसका दूरस्थ संरचना, ये वाला जो आप कह सकते हैं जो वुमेन कैप्सूल है इससे दूर की संरचना वाला ये वाला हिस्सा जो सबसे दूर है, इसको दूरस्थ कुंडली नलिका बोल दिया। ये बात हमने अलग अलग डायग्राम के माध्यम से समझी। बात क्लियर है? अब इनका अलग अलग काम देखते हैं। कोशिका गुंचा क्या काम कर रहा है, वुमेन संपुट क्या काम कर रहा है, हैंडले लूप क्या काम कर रहा है। अच्छा, जब कोशिका गुच्छ की बात करें, यह नलिकाओं से यह जाल, आप डायग्राम में भी देखा है, जाल की संरचना है। आपने देखा है एक जाल जैसी संरचना है, बिल्कुल जाली जैसी, ऐसे छोटी छोटी जालियां फैली हुई है, तो जाली जैसी संरचना है। ये है कि नहीं, कोशिका गुंज एक जाली जैसी संरचना है, आपके सामने दर्शाई है भी यहाँ पर। ओके, अच्छा यहाँ पे भी यही चीज नोट की हुई है। यह नलिकाओं का जाल होता है जो नेफ्रॉन के आरंभ में स्थित होता है और रक्त से यूरिन यानी कि मूत्र को छानने का पहला चरण होता है। मतलब जो पहला स्टेप होगा ना, जो किसी का गुच्छ से ही होता है। ये वोमेन संपुट से घिरा रहता है। डायग्राम में भी हमने आपको समझाया ये कैसे घिरा है, वोमेन कैप्सूल। ये देखो वोमेन संपुट से चारों तरफ घिरा हुआ है, ये वोमेन कैप्सूल है और इसके चारों तरफ ऐसे संरचना बनी हुई है जो इसे वोमेन संपुट बोलते हैं। ये घिरा हुआ है देखो, और ये अंदर वाला हिस्सा केसी का गुच्छ। ठीक है, अब वोमेन संपुट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट आ गया वोमेन संपुट। वोमेन कैप्सूल को ग्लोमेरुल कैप्सूल भी कह सकते हैं। ग्लोमेरुल कैप्सूल भी इसी का नाम है। यह गुर्दे में नेफ्रॉन के शुरुआती घटक में एक कप जैसी संरचना होती है, थैली जैसी संरचना होती है जो यूरिन को छानने का कार्य करती है। तो यूरिन को छानने के लिए जो यदि आपसे पूछा प्रथम चरण क्या होगा, केशिका गुच्छ, और छानने का कार्य किसका होगा, वोमेन संपुट का। किसका होगा, वोमेन संपुट का। ठीक है, नेक्स्ट वक्र नलिका। अलग अलग 3 प्रकार से विभाजित है, हमने बताया। वक्र नलिका उनको इतना डिटेल में नहीं लिखना, बस वक्र नलिका आप 3 भाग लिख के आना, काम खत्म हो जाएगा। ये वोमेन संपुट से जुड़ी हुई पतली व लंबी संरचना होती है जिसे वक्र नलिका का नाम हो गया। और ये 3 भागों में है, 3 भाग हमने पीछे डायग्राम में आपको बताया। क्या बात क्लियर है? तो उत्सर्जन तंत्र में आपको यहाँ तक लिखना है, और नेफ्रॉन की क्रियाविधि आती है तो आपको नेफ्रॉन और नेफ्रॉन का डायग्राम और इसकी क्रियाविधि के बारे में ऐसे समझाना है कैसे काम करता है। नोट का पॉइंट है, हैंडल लूप जो होता है हमारी बॉडी की अच्छी बुरी चीज जो होती है उसे अलग करने का कार्य करता है। जैसे चीजों का अवशोषण करता है और बुरी चीजों को उत्सर्जित कर देता है। नेफ्रॉन का काम है उन्हें अवशोषण करेगा और फिर उसको फिर उत्सर्जित कर देगा। ऐसे ये लगातार कार्य करता रहता है। ठीक है, ओके हो गया। अब नोट का एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो अमोनिया यूरिन होता है, यदि अमोनिया की मात्रा उसके अंदर है तो इस वजह से उसमें दुर्गंध आती है। कहीं बहुत टाइम से कहीं कोई टॉयलेट करता जा रहा है, लगातार करता जा रहा है, उसमें दुर्गंध आनी स्टार्ट हो जाती है, तो अमोनिया के कारण आती है। और जो यूरिन का पीला रंग होता है वो अपने आप में यूरोबिलिन के कारण होता है, यूरोबिलिन के कारण। ये भी आपको याद रखना है, नोट करने वाला पॉइंट है, और ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, नवनीत सर पढ़ा रहे हैं, आप जाकर के पढ़ देंगे। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें जरूर बताइएगा। यदि इसी तरह के पीडीएफ नोट आप पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे जाकर के पूछ सकते हैं और नोट प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको केवल पीडीएफ टाइप करना है, हम आपको नोट सीधे डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप कर देंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।